हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सबको बता दूं कि कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आपके लिए हेल्प नहीं कर पाता था, जिस कारण अब मैं आपके लोगों को फिर से हेल्प करने आ गया हूं। तो आप लोग चिंता न करें। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो चाय बागान के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि चाय की खेती सबसे अधिक अम्लीय मिट्टी में की जाती है। पॉइंट 4 में कहता है मृदा अपरदन एवं सुधार। तो हम मृदा के अपरदन और सुधार के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है। तो भारत के किन किन क्षेत्रों में मृदा यानी मिट्टी के कटाव की समस्या सबसे अधिक है? तो वह क्षेत्र है शिवालिक की पहाड़ी के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी के क्षेत्र। इन शिवालिक के क्षेत्र और चंबल घाटी के क्षेत्र में ज़्यादा मृदा यानी मिट्टी का बहाव होता है। अगला पॉइंट है चंबल घाटी के खो खुंडों के निर्माण का कारण अपरदन है। वह अपरदन प्रारूप है। तो ये अपरदन किस कारण होता है? तो अवनालिका अपरदन किस कारण होता है? तो अवनालिका अपरदन होता है। अगला पॉइंट है मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है। तो मृदा अपरदन किस प्रकार होता है, किस क्रम में होता है? तो उस क्रम का नाम है, पहला में तो है असफाल अपरदन, दूसरा में है परत अपरदन, तीसरा में है रील अपरदन, चौथा में है अनवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। तो 4 प्रकार के अपरदन है। अगला पॉइंट है कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो पौधा में भूमि का अपरदन सबसे अधिक किस प्रक्रिया में होता है? तो शोधर्म प्रक्रिया। अगला पॉइंट है उसके बाद है फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? कहने का अर्थ है फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु, यानी फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? तो मृदा के उर्वरक शक्ति में वृद्धि के लिए, यानी बार बार एक ही मिट्टी पर खेती करने से उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। अगला पॉइंट है मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं। तो मृदा संरक्षण के संदर्भ में सबसे प्रचलित, जानकार, सबसे विख्यात जो प्रचलित विधि है वो कौन सा है? तो वो विधि है फसलों का हेर फेर, यानी कि उसको कहा जाता है सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण यानी कि टेरिसिंग, वायु रोध यानी कि वायु को रोकना, यानी कि मृदा संरक्षण यानी मृदा को संरक्षण करना यानी बचाना। इसका बचाने का सबसे बेस्ट प्रक्रिया है फसलों का हेर फेर करना, यानी कि बार बार अलग अलग किस्म का फसल उगाना। अगला पॉइंट है भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है। तो भारत में मृदा अपरदन अपक्षय समस्या संबंधित है। तो ये जो अपक्षय समस्या है किससे संबंधित है? तो वनोन्मूलन से, यानी कि जब भारत में यही कोई भी मृदा का अपक्षय होने का कारण है वनोन्मूलन, यानी कि जब वन नहीं रहेगा तो मृदा ज़्यादा अपक्षय होगा, मृदा का अपक्षय ज़्यादा होगा।
अगला पॉइंट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी मृदा को अपरदन यानी मृदा को बहने से कैसे रोका जाता है, तो वनारोपण के द्वारा। यानी कि जब मृदा बह रहा है तो हम वन लगा के, पेड़ लगा के मृदा को बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति पहला पॉइंट है भोजपत्र वृक्ष मिलता है, यानी कि जो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, तो हिमालय में। यानी कि जो भोजपत्र वृक्ष यानी पेड़ होता है वो हिमालय के क्षेत्र में अधिकतम मिलता है। अगला पॉइंट है कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है, तो कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खैर, पेड़ का नाम है खैर, उसके लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत के सबसे अधिक बृहद क्षेत्र यानी बहुत बड़ा एरिया में कौन सा वन पाया जाता है। भारत के बृहद अर्थात बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाई जाती है। दोस्तों याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सागौन तथा साल उत्पादक है, यानी सागौन और साल उत्पादक है, तो सागौन और साल उत्पादक है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के में, यानी कि सागौन और साल उत्पादन के ये वृक्ष होता है, तो सागौन और साल के वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के श्रेणी में आते हैं। जो ये साल और सागवान और साल उत्पादन है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का वन है। ठीक है। अगला पॉइंट है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य है वह है, तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य क्या है, तो देवदार है, यानी कि पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में देवदार वन अधिक मिलते हैं। अगला पॉइंट है वह राज्य जहां सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, यानी कि भारत के किस राज्य में सिनकोना वृक्ष अर्थात सिनकोना का पेड़ जिससे मलेरिया का दवा बनाया जाता है वो नहीं उगता है, तो भारत के छत्तीसगढ़ में सिनकोना का वृक्ष, सिनकोना का पेड़ नहीं उगता है। अगला पॉइंट है जंगल की आग कहा जाता है, तो किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, यानी कि जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत में सागौन का वन पाया जाता है, तो भारत में कहाँ पे सागवान के वन यानी सागवान के वृक्ष पेड़ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। तो भारत में सागवान के वृक्ष सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट है वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं, तो किस प्रकार के पौधा पेड़ में फूल नहीं होता है, तो फर्न के पेड़ में फूल नहीं होता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण, यानी कि पश्चिमी हिमालय में पेड़ों की ऊंचाई 3000 और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 4000 है, इसकी विभिन्नता का क्या कारण है, तो उसका कारण है
पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, यानी कि पश्चिमी हिमालय में जो वन होता है वो 3000 मीटर की ऊंचाई तक होता है, जबकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वन की ऊंचाई 4000 मीटर तक होता है। इसका मुख्य कारण है कि पूर्वी हिमालय है सो समुद्र के निकट है, जबकि पश्चिमी हिमालय समुद्र से बहुत ही दूर स्थित है। अगला पॉइंट है एंटीपोलो एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर है। तो चीरू के बीच अंतर है। एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर का कारण है, इसका मुख्य कारण है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। जो ऑरिक्स है ये शुष्क और गर्म क्षेत्र में रहते हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए है। यानी कि जो ऑरिक्स है जो गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहता है, जबकि चीरूक मैदानी और मरुस्थलीय तथा ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और आप अपने समस्याओं को बताएं, हम आपके समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।